ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके मन में 1% भी है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में शिक्षा के क्षेत्र में, उसे समझना है शिक्षा होती क्या है, क्यों होती है। और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, जो केवल इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं बस केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ाना है, नौकरी के लिए, जो सचमुच में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और हालांकि नौकरी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद होगा, किसी भी तरीके की आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन वो इसे पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या जो हमारे समाज में फैली हुई है, और वो है शिक्षा का व्यापारीकरण, बिजनेस। परचून की दुकान की तरह व्यापार हो रहा है शिक्षा का, एजुकेशन का। तो इसी को लेकर के मैंने अपने पहले के एक्सपीरियंस को लेकर के, जो मेरे पूर्व के एक्सपीरियंस हैं, जैसे मैंने लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, इन शहरों में मैं पढ़ाया हूँ, तो मैंने इन सब जगहों पे जो भी आज तक शिक्षा में कमियाँ देखी हैं, उन सभी को दूर करने का प्रयास मैंने पिछले जो 3 सालों में किया है। जो सोचा, जो एक्सपीरियंस किया, उन सब चीज़ों का निचोड़, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक स्कूल, एक विद्यालय की मैंने कल्पना की है जो साकार होने वाली है। और उसी को लेकर के ये वीडियो है, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं कि हमारे बच्चे, हमारा समाज कैसे कल को विकसित, उन्नत और सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, और शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि इस एजुकेशन सिस्टम का कोई अभी मैंने टेक्निकल नाम नहीं रखा है, तो इसीलिए बस न्यू एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस। क्योंकि जो इसकी कोर थ्योरी है, कोर जो इसका सोल है, वो है कि लेवल के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर लेवल अप हो। बच्चे को अभी आज के समाज में क्या है, बच्चा क्लास दर क्लास पास होता जाता है, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट सब हो जाता है, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं, नथिंग। मैं जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है, मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश अच्छे से पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये लिखा क्या है, कहना क्या चाहता है। अगर उन्हें बुक दे दी जाए तो समझ नहीं पाते। 50% से भी ऊपर ऐसे बच्चे हैं, और 90% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी एक विषय में इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसको उसमें कुछ नहीं पता, और वो बहुत ज़रूरी विषय है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही नॉर्मल या ऐसा विषय है जिसमें कोई फ्यूचर में कुछ यूज नहीं है। 90%, 10% ही होंगे बहुत मुश्किल से जो हर विषय में बेसिक लेवल का नॉलेज रखते हैं, और यही आगे बच्चे को दिक्कत करती है। बातें, बहुत सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में सारी बातें कह पाना गागर में सागर भरने जैसा होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो मैं शुरू करता हूँ। इसमें 6 लेवल हैं, 6 लेवल हैं। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में 6 लेवल है जिस पे बेस्ड होगा हमारा स्कूल। और यहाँ पे जो एक साइड में आपको दिख रहा है TMS, ये TMS जो है ये स्कूल का नाम है, तुलसी मेमोरियल स्कूल। तो ये अदर स्कूल के लिए, यहाँ पे अदर स्कूल और हमारे स्कूल के बीच का एक कंपैरिजन टाइम वाइज कि कहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो दिया हुआ है। हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का, इस पे हमने फोकस किया है। बाकी जो चल रहा है सिस्टम उसको तो आप लोग जानते ही हैं, समझते ही होंगे, अगर एजुकेशन की फील्ड से तनिक भी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे 6 लेवल्स में हमने पढ़ाई को डिवाइड किया है। वो डिवीज़न है क्वालिफिकेशन पर, गुणवत्ता पर, बच्चे का क्वालिफिकेशन क्या है। और जो कोर मोटिव है वो है हर बच्चे को सेट करना, यानी कि हर बच्चे को बना के निकालना। इस एजुकेशन सिस्टम में आपको अपने बच्चे को, अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपको ना कभी बच्चे को आपको ट्यूशन कोचिंग कहीं भी कुछ करानी है, ना आपके बच्चों को घर में आपको ध्यान रखना है, बैठा के पढ़ाना है, ना ही आपको ये सोचना है कि फ्यूचर में ये क्या करेगा, कैसे। क्योंकि यहाँ पे हम काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, लेवल नंबर 4 पे। और वो जो चीज़ें हैं ये अपने इंडिया में नहीं चलती हैं, ये जापान में बहुत अच्छे से चलती है। जापान, जर्मनी, कुछ कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से चलती हैं, जिनको हमारे यहाँ लेना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं लिया गया, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देंगे, और बच्चे को बना के निकालना। अब बना के निकालने का मतलब ये नहीं है कि सब बच्चा IAS, IIT, नीट इसके लिए है। सब बच्चे का अपना एक स्तर होता है, सब बच्चे का अपना एक लेवल होता है। तो उसकी अपनी रेंज, उसकी लेवल, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिस लेवल की उसका दिमाग है, क्षमता है, जिस स्तर का उसका सोच है, स्वभाव है, उसमें पहले इन्हेंस करने की कोशिश की जाएगी लेवल 3 तक। लेकिन अगर नहीं हो पाता है लेवल 3, लेवल 4 तक, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत तो जरूर होगी, बहुत ज़्यादा अगर नहीं हो पाती, तो वो जिस लायक भी है, जैसे माता पिता होते हैं, उनके 4 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 हैं, तो वो उनकी सोच क्या होती है, हमें हर बच्चे को अपने सेट करना है। ऐसा नहीं जो अच्छा है बस उसके बारे में सोचना है। अभी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, अच्छे बच्चों के बारे में ही केवल सोचता है, बाकी सबको निगलेक्ट कर देता है। तो वो चीज़ बहुत ही गलत है, वो नहीं होना चाहिए। स्कूल हॉस्पिटल की तरह है कि वहाँ पे जो कमज़ोर है, मरीज़ है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि जो हष्ट पुष्ट है वो। तो उल्टा काम हो रहा है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो 10 बच्चे हैं वो बढ़िया है, 90 ख़राब हैं या मीडियम हैं, तो उनको 10 में रिजल्ट दिखा देंगे तो उतने में काम हो जाएगा। तो ये कोर मोटिव नहीं है एजुकेशन का, वो पूरी सोसाइटी को इन्हांस करने के लिए है, उसके साथ सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको, सब लोगों को उनके स्तर तक पहुँचाना, जो उनका पोटेंशियल है बच्चे का। तो इस 6 लेवल में हम जो बच्चे को हमने बताया ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ाना पड़ेगा, घर में नहीं ध्यान रखने की जरूरत है, यहीं पे उसको इस तरीके से तैयार किया जाएगा। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कभी कि आपके बच्चे को हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, आखिर वो कैसे इतना अच्छा निकलेगा, कैसे वो अन्य स्कूल से बहुत आगे होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत आगे होगा, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो
उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा कि पढ़ाने का तरीका और ये सब चीज़ें कैसी होंगी। ये एक मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क समझाने के लिए वीडियो है। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बातें मैंने बताई, उसमें और बातें मैं 2-4 ऐड कर दूँ कि बच्चे को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ बच्चा कमज़ोर नहीं हो सकता। अगर कहीं बच्चा दूसरी जगह पढ़ रहा है और वो अगर यहाँ पढ़ेगा तो उसको सुधार की हम गारंटी लेते हैं, बच्चा सुधरेगा ही सुधरेगा। कभी हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कमज़ोर नहीं हो सकता। वैसे क्या होता है, नॉर्मली बच्चा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है वो कमज़ोर होता जाता है, ये हो ही नहीं सकता। और बच्चे को बना के निकालना वो जिस स्तर का है, जो मैंने बात पहले कह दी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और इसका मोटिव केवल इतने तक नहीं है कि हाँ वो नौकरी पा जाए और वो बढ़िया पैसा कमाए, अच्छी खासी जॉब आ जाए, केवल यहाँ तक नहीं है। ये पूरी एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा इतना। बस इतना बहुत है जो एक अभी के लिए है कि हाँ करियर बिल्डिंग तक, तो उतना ही बहुत है। अब 6 लेवल हैं प्ले ग्रुप से लगा करके, ये यहाँ पे प्ले ग्रुप है, तो यहाँ प्ले ग्रुप से लगा करके ये लेवल नंबर 6 तक। तो ये 6 लेवल हैं। इन 6 लेवल्स में हमने डिवाइड किया है। और इन 6 लेवल्स में हमने क्या रखा है, सबसे पहला जो लेवल है वो है प्ले ग्रुप। तो प्ले ग्रुप में हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे। अब इसमें देखिए उम्र से मतलब नहीं है। कोई बच्चा 5 साल में काफ़ी मैच्योर हो जाता है, कोई 10 साल का हो जाता है, 9 साल का, तब भी बहुत मैच्योर नहीं होता है। तो वो उम्र बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। एवरेज हाँ एक जो उम्र होती है वो आप ले सकते हैं। तो जब तक बच्चा समझने ना लगे, समझने का मतलब है कि वो अपनी बात कह सके, वो अपनी समस्या परेशानी बता सके कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये दिक्कत है। तो ये बेसिक बातें हैं, जब वो बताने समझने लगे तभी प्ले ग्रुप से ऊपर ले जाना, वरना तब तक वो प्ले ग्रुप में ही रहे। उसमें क्या है, खेल खेल में पढ़ाना, मैथ्स में डिजिट वगैरह, गिनती, और हिंदी इंग्लिश में वही वर्णमाला अल्फ़ाबेट, ये सब बस बेसिक लेवल पर इतना ही होता है। बच्चे को संभालना, उसको बैठना सिखाना, आसन सिद्धि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, तो उनको बैठना सिखाना। तो ये तो बेसिक बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। नॉर्मली स्कूल्स में इसके लिए 2 साल का समय लिया जाता है नॉर्मली। इसमें हम जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए, जब तक उसकी मैच्योरिटी का टाइम ना आ जाए, समझने ना लगे, मोटी मोटी बातें बताने ना लगे, तब तक के लिए प्ले ग्रुप में रखना, उसके बाद उसे आगे बढ़ाना। नॉर्मली ये टाइम 2 साल का लेते हैं स्कूल वाले। तो इसमें ये फ़र्क है। बेसिक लेवल पे इस पर यही इतना ही अंतर है, बहुत विशेष अंतर इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट लेवल जो है हमारा, वो नेक्स्ट लेवल है लेवल 1। अब इसमें ध्यान सिद्धि मतलब बच्चे को बैठना सिखा दिया, अब उसको ध्यान लगाना सिखाना कि जब वो किताब को पढ़ रहा है या लिख रहा है तो उसका दिमाग दूसरी जगह ना जाए, भटके ना। ये बड़ों के साथ होता है, ऐसा नहीं बच्चों के साथ। बड़े हो जाते हैं, 20-25 साल के बच्चे हैं या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये कहीं कोई स्कूल में इसकी आदत नहीं डलाई जाती है, तो इसकी वजह से ये दिक्कत ज़िंदगी भर बनी रहती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ध्यान सिद्धि, आसन सिद्धि पहले वाले लेवल में, और फिर उसके बाद ध्यान मतलब कि बैठना सिखाने के बाद उसका ध्यान लगाना सिखाना। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हमारी हैं, उस हिसाब से उसको करते हैं। खेल कूद तो नॉर्मल सी बात है, हमेशा ही करनी चाहिए पूरे जीवन। फिर अल्फ़ाबेट टू रीडिंग, ABCD और छोटा बड़ा ये सब करने के साथ फिर उसको रीडिंग तक तैयार करना। रीडिंग वो हिंदी अच्छे से पढ़ सके, इंग्लिश अच्छे से पढ़ सके, और देख करके लिखना आना। हिंदी और इंग्लिश वो दोनों विषय, दोनों सब्जेक्ट्स को, दोनों लैंग्वेजेस को देख करके, यानी कि टेक्स्ट से देखे किताब से, और उसको लिख सके अच्छे से। तो इसमें इस लेवल का लैंग्वेज और बेसिक मैथ में डिजिट, नंबर्स, टेबल्स और कुछ बेसिक बातें, उन चीज़ों को इसमें तैयार करना। नॉर्मली इसके लिए जो स्कूल्स लेते हैं वो नर्सरी, KG, क्लास फर्स्ट, कहीं 3-3, 4-4 लेवल पे क्लासेस होती हैं, 4-4 साल। तो 3 से 4 साल नॉर्मली लेते हैं स्कूल्स में, और हम इसके लिए लेंगे 2 साल। और ऐसा नहीं कि हम क्लास का सिस्टम ख़त्म कर देंगे, क्लासेस का सिस्टम भी रहेगा, क्योंकि CBSE बोर्ड स्कूल ओपन होगा, तो CBSE बोर्ड स्कूल खोलेंगे तो उसमें हम क्लासेस का तो सिस्टम रखेंगे ही, लेकिन उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होगी। टाइम बाउंडेशन का मतलब ये है कि हम जब स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसे नर्चर करते हैं, उसको हम पालते पोसते हैं। तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है कि आपको इतना ही समय दिया जाएगा, इतना सिलेबस दिया जाएगा, आपको वो खत्म करके दिखाना है। इसमें बहुत नुकसान होता है कमज़ोर बच्चों का भी, क्योंकि और अच्छे बच्चों का भी, क्योंकि अभी मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी में दौड़ना है, और उस 1 किलोमीटर की दूरी में आप 100 बच्चों को दौड़ा दीजिए, तो कुछ बच्चे जितना समय दिया गया है उससे पहले पहुंचेंगे, कुछ ऐट द टाइम और कुछ उसके बाद। तो जो ऐट द टाइम वाले हैं, यानी स्कूल की जो स्पीड है उसके हिसाब की स्पीड वाले जो बच्चे हैं, केवल उन्हीं के लिए वो ठीक रहता है। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो वहाँ पहुँच जाएंगे जब पहले, तो क्या करेंगे, वो फालतू के काम करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर के काम करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे टहलेंगे। जो कमज़ोर है वो नहीं पहुँच पाया तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, उसको पढ़ाई से उसका मन भगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको फिर तुरंत आगे आप बढ़ा देंगे। उसको वो पूरा नहीं आया लेकिन फिर भी बढ़ा दिया। आप सोचिए कि 33% आता है 100 में, 67% नहीं आता, 67% नहीं आता, और 33 में भी कुछ चीज़ें वो नकल मार के इधर उधर से कर लेता है। तो मान के चलिए उसको 25 या 20 आता है 100 में, और वो पास हो गया। तो आप सोचिए कि ये पढ़ाई कैसी है, इसमें कोई लेवल कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, केवल क्या है, क्लास दर क्लास बच्चे को पास किया जा रहा है। तो कमज़ोर बच्चे और जो अच्छे बच्चे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा है, उन दोनों का नुकसान होता है इसमें। तो इसमें टाइम बाउंडेशन क्या है कि बच्चे का लेवल अच्छा है, उसको जल्दी ही क्लास सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि ये इंडिविजुअल पढ़ाई है। हमारी जो पढ़ाई है वो ऐसी नहीं है कि हाँ 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाना, इंडिविजुअल ट्यूशन की तरह, वो हमारे स्कूल में चलेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आपको ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को,
तो वो हम बताएंगे एक दूसरे वीडियो में कि हमारा क्या तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। तो ट्यूशन की तरह से बच्चे को देखना, एक एक पेड़ को अलग अलग देखना, किसमें पानी कम, किसमें ज़्यादा, किसमें खाद कम, किसमें कीड़े लग रहे हैं, सबको अलग अलग देखना, ना कि सबको बराबर खाद बराबर पानी बराबर सब कुछ, उसमें बहुत सारे पौधे मर जाएंगे। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, और यही हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में। एक डॉक्टर जो होता है वो बच्चों को एक मरीज़ की तरह उसको देखिए, टीचर और बच्चे का संबंध। तो मरीज़ 50 मरीजों को एक साथ डॉक्टर दवाई दे तो कितनों को लगेगी? मान लीजिए सारे बीमार एक जैसे हैं, एक ही बीमारी से पीड़ित हैं, फिर भी डॉक्टर एक टाइम पे एक को देखता है, क्योंकि हर पेशेंट की लेवल अलग है, बीमारी का डाइवर्सिटी है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर है। तो एक टाइम पे एक देखता है, भले 5 मिनट देखे, लेकिन एक टाइम पे एक को देखता है। वही चीज़ एजुकेशन में भी होना चाहिए। अब सोचिए 50 पेशेंट को एक साथ दवाई दे दे तो कितनों को लगेगी? 5, 6, 7 बस। और यही हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में। हर क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 5 से 10 बच्चा ठीक है, बाकी सब ऐसे एवरेज बिलो एवरेज खराब, बस। उसमें बच्चों गलती दीजिए, बच्चों गलती नहीं, आपका काम है उनको नर्चर करना, ज़्यादा ध्यान देना, और जो बहुत अच्छे हैं उनको चैलेंज देना और इससे अच्छा क्या कर सकते हो और उनको बढ़ाना, लेकिन वो भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप तो सबके ऊपर जंजीर बांधे हो, आपको उसी स्पीड से ले जाना है। तो वो एजुकेशन का तरीका, पढ़ाने का, तैयार करने का तरीका, उस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जैसे बच्चे ने अपना सिलेबस खत्म कर लिया एक क्लास का, तो उसका तुरंत पेपर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 4 महीने में कर लिया तो उसका पेपर हो गया, क्लास वो पास हो गया। कोई बच्चा है तो वो 1 साल पूरा लगा रहा है, कोई है तो हो सकता है 1.5 साल भी लगाए, बहुत कमज़ोर है दिमाग से। जो बच्चे एवरेज दिमाग के हैं, हमारा जो अभी तक का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो 6 महीने के ऊपर नहीं लेते हैं, तो वो पूरा कोर्स खत्म, आगे बढ़ गया। इस तरीके से 3 से 4 साल लेते हैं, स्कूल्स में हम लेंगे 2 साल, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है कि 2 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट लेवल है लेवल 2। इस लेवल में पुरानी चीज़ें, ध्यान, सिद्धि, खेल कूद, ये तो हमेशा ही रहेगा आगे के ऊपर के लेवल्स में भी। और इसमें जो चीज़ें हैं वो है शब्दकोश। अब बच्चे को पढ़ना आ गया, अब बच्चे को हमको सिखाना है शब्दों का अर्थ क्या होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, उसका उच्चारण क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, या कितने मीनिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे यहाँ जब पुराने समय में एक वैदिक काल के टाइम जब पढ़ाई चलती थी तो उस टाइम पे छंदशास्त्र और कई सारे किताबें चलती थी जिसमें बच्चों को केवल एटमोलॉजी मतलब शब्दों के बारे में पढ़ाया जाता था। शब्द का मतलब, उसको सही उच्चारण करना, उसको सही से उसकी मीनिंग जानना। जो पढ़ाई का असली राज है, बच्चों का जो असली दिमाग खुलता है पढ़ाई में, वो खुलता है शब्दों की मीनिंग क्लियर होने से, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है ज़्यादा। नॉर्मली क्या करते हैं, उस शब्द की ट्रांसलेशन बताते हैं। जैसे अगर हिंदी मीडियम स्कूल है तो वो बताएंगे जैसे सिन, तो सिन को बता दिया हिंदी में पाप। इंग्लिश मीडियम है तो कुछ इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया कि सिन, बैड डीड्स और ये वो इस टाइप। बल्कि अब बच्चे को उसका मतलब नहीं पता। ऐसे ऐसे वर्ड्स मैंने पूछे बच्चों से कि पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, नहीं पता। 11th-12th के बच्चे पूछा, कोई बहुत ईजी सा वर्ड ले लिया कि ट्रुथ, समझाओ इसको क्या है, नहीं समझा पाता है, समझाने की क्षमता है ही नहीं क्योंकि दिमाग कभी उस तरीके से। तो उसका मतलब बताना, उसका अर्थ बताना वो अलग चीज़ है। और जबकि नॉर्मली क्या पढ़ाया जाता है, उसका केवल हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन, अनुवाद, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक बच्चे ने पूछा करप्ट, तो हम बताया भ्रष्ट। अभी उसको भ्रष्ट माने भी नहीं पता, बस वो पूछ के चल दिया। तो हमने कहा अब भ्रष्ट का मतलब क्या होता है, उसे नहीं पता। लेकिन ये एक मेंटलिटी बनेगी, हाँ हिंदी जान के मतलब उसका मतलब भी जान के, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उसका मतलब समझना, तभी तो उसको सही जगह से यूज़ कर पाएगा। फिर अगला है पढ़कर समझना आना, यानी कि बुक्स को उसने खोला, उसमें जो जो लिखा है हिंदी में भी इंग्लिश में, वो समझे उसको कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे जब कोई बोलता है तो बच्चा मन में सोचता है ना ये क्या कहना चाहता है, हम सोचते हैं, वैसे ही किताब को पढ़ के वो सोचे कि किताब क्या समझाना चाहती है, क्या वो कहना चाहती है बुक, वो सेंटेंस, वो पैराग्राफ। तो उस चीज़ को बच्चे को शुरुआत से ही तैयार कर देना। अपने यहाँ ये सिस्टम चलता है 12th तक, 12वीं तक बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। इसका क्या मतलब है, आप बच्चे को पढ़ना, लिखना, समझना ये सब पहले ही समझा दीजिए, सिखा दीजिए, ताकि वो बुक्स को खुद से पढ़ सके, समझ सके, तभी तो उसका मन लगेगा किताबों में। वो 12वीं तक खींचते हैं जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, और उसके बाद जब कंपटीशन बच्चे तैयारी करते हैं तब फिर पढ़ते हैं इंग्लिश की कोचिंग। ये लेवल है पढ़ाई का। इस चीज़ को हम लेवल 2 तक कंप्लीट कर देंगे। यानी कि नॉर्मली बच्चा 5th क्लास में जब तक आता है स्कूल की पढ़ाई में, क्लास 2nd से 5th तक ये सब पढ़ाया जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से 2 साल में कवर कर लेंगे इतनी चीज़ को। और इसमें बेसिक मैथ में कैलकुलेशंस, प्लस माइनस और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कन्वर्जन, यूनिट्स का, मीटर का सेंटीमीटर, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लॉक, कुछ बेसिक चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो वही सेम चीज़ें हम इसमें कवर कराएंगे। और फिर उसके बाद डिक्टेशन की स्किल, इमला, कि बच्चा अब पढ़कर समझना जान गया, अब वो बिना देखे लिखना भी समझ जाए। तो ये तो चलता है नॉर्मली स्कूल्स में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताने वाली। तो इमला वाला तो सिस्टम चलता है अभी स्कूल्स में। तो इतना तैयार करना, और इतना तैयार करने के बाद 2 साल का समय इसमें हमें लगेगा, और बाकी नॉर्मली 4 साल लेते हैं सारी क्लास कराने में, तो वो 1-1 साल का रहता है सिस्टम। फिर और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, मार्कशीट 1 साल के बाद ही मिलेगी, क्योंकि सीबीएसई के जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से वो कराना पड़ेगा। तो मार्कशीट बच्चे को, जो एक इंटरनल एग्ज़ाम हम जो लेंगे उसका मार्कशीट 1-1 साल पे मिलेगा। केवल वो आगे की पढ़ाई करता जाएगा। जैसे बच्चे ने 4 महीने में खत्म कर दिया है क्लास, तो अब उसकी अगले क्लास शुरू हो गई पढ़ाई, लेकिन उसकी जो मार्कशीट है, जो उसका पेपर होगा, पेपर के बाद जो उसके नंबर आएंगे, तो उसका जो है मार्कशीट 1 साल पे आएगा। तो वो दिखने में 1 साल पे सारी क्लास कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्लासेस को करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे अपनी स्पीड पे। और उसके लिए कोई प्रेशर नहीं, कोई डंडे से पिटाई करके या कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत प्रेशर बनाए। बच्चे मन से पढ़ेंगे, वो हमारा सिस्टम है ऐसा पढ़ाने का।
तो वो आप समझेंगे जब आप दूसरे वीडियो को देखेंगे। फिर लेवल 3, लेवल 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल में शुरुआत की तो सेम चीज़ है, फिर उसके बाद क्लास 6 से 10th तक की सारे सब्जेक्ट्स की NCERT। तो वो NCERT पे ही सबसे बेस्ट और सबसे सस्ती किताब है, क्योंकि कमीशन वाला काम हमें करना नहीं है। तो हम NCERT की बुक्स जो सबसे बेस्ट होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, वही चलानी है। सारे सब्जेक्ट्स को कराना, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब जो 6 से 10th जब एक IAS का बच्चा तैयारी करता है ना, उस लेवल पे जब पढ़ाया जाए अगर छोटे समय में, कम समय में बच्चों को, तो ये कम उम्र के बच्चों को उस लेवल से पढ़ाया जाए तो उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा। बेसिक चीज़ क्या है, जो एक BEd में एक थ्योरी होती है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको स्टैटिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कि 2 + 2 4 होता है, बस बात खत्म, यही होगा हमेशा। इसीलिए उसको साइंस और मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, वो सोसाइटी से जुड़ता है। अब सोशल साइंस में कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नियम नहीं होता, उसमें आपको चीज़ें समझनी है, उनको कनेक्ट करना है खुद से, अपनी लाइफ से, अपने आसपास से। वो करना बड़ा कठिन होता है, वो किसी टीचर के लिए कराना बड़ा कठिन होता है। हर चीज़ के, हर एक पर्सन का एक हिस्ट्री होती है, एक ज्योग्राफी होती है, एक इकोनॉमी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सब कुछ होता है, एवरीथिंग, पॉलिटी। तो ये सारी चीज़ें एक जैसे पर्सन की होती हैं, वैसे एक प्लेस, एक प्रदेश, एक देश, एक पूरे वर्ल्ड, सबकी होती हैं। लेकिन इनको सबको एक साथ समझाना होता है, जो कि स्कूल्स नहीं कराते। वो हिस्ट्री की अलग चल रही है कहानी गाथा, और बाकी सब सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी अलग अलग चल रही है। उसको एक साथ ऐड करके वो पढ़ाने के लिए ये सिस्टम हमने बनाया है कि जो IAS लेवल पे जब बच्चा 6 से 10th की NCERTs को देखता है तो वो किस तरीके से उसको पढ़ता है, उसे कनेक्ट कराना होता है बच्चे से। और बाकी मैथ और साइंस में तो कोई इशू है ही नहीं, जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से उसको समझाना, इंटरेस्टिंग तरीके से, बस। फिर यहाँ पे है स्किल कंपोजिशन की। कंपोजिशन स्किल मतलब राइटिंग, लिखना। अब बच्चे को खुद से लिखना है कुछ, मान लीजिए कोई ऐसे लिखना है, या मान लीजिए किसी टॉपिक पे उससे लिखना है, तो अब उसे क्वेश्चन आंसर रटना ना पड़े। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो गई तो इंग्लिश मीडियम बच्चे क्या करते हैं, वो लॉन्ग आंसर रटते हैं, समरीज को रटते हैं। उसकी ये स्किल हो कि वो कुछ भी लिख सके इंग्लिश में। तो पहले में उसको रीडिंग आ गई, दूसरे में उसको पढ़ के समझना, कॉम्प्रिहेंशन आ गया, और तीसरे में कंपोजिशन उसको आ जाए। तो इन लेवल्स को हम क्लियर करते हुए ही बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं होगा कि बच्चा 1 साल में उसको आगे बढ़ना ही है, चाहे उसको कुछ आए जाना है, वो 100 में 33 ले आए। नहीं, यहाँ पे बच्चे को 100 में 100 सब कुछ तैयार हो, अच्छे से बढ़िया से याद हो, समझा सके, वो पढ़ा सके बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को। इस लेवल का उसको जब नॉलेज हो तो उसको आगे बढ़ाना। केवल क्लास नहीं पास कराना, उसको नॉलेज भी हो, एक टीचर के बराबर उसको नॉलेज हो। इसमें नॉर्मली एटलस चलता है स्कूल्स में, भले उनका पढ़ाने का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा ना हो, लेकिन चलता है। फिर एसेंशियल स्किल्स जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस स्किल, टाइपिंग शॉर्ट हैंड तो आप जानते ही होंगे, और जैसे कुछ और स्किल्स जो जनरल स्किल्स हैं उनको सिखाना। एम्बीडेक्स्ट्रस ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इस स्किल में दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है। और दोनों हाथों से लिखना जरूरी इसलिए नहीं है कि एक हाथ कहीं टूट जाएगा या एक हाथ कहीं दिक्कत है, वो तो केवल एक किसी बच्चे को उसका फ़ायदा मिलेगा कि हाँ कोई दुर्घटना घट जाए। लेकिन इसका जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है, हमारे ब्रेन का दूसरा जो साइड होता है, जिस साइड से हम यूज़ नहीं करते। अगर हम राइट हैंड साइड से लिखते हैं, हम राइटी हैं, तो हमारे दाहिनी तरफ का शरीर ज़्यादा ग्रो करता है, लेफ्ट साइड का कम, या जो लेफ्टी है उसका लेफ्ट का ज़्यादा, राइट का कम। तो जब वो दोनों हाथों से लिखेगा तो उसके दोनों तरफ का जो ब्रेन है वो बराबर डेवलप होता है। तो उसकी जो ब्रेन इन्हेंसमेंट होता है, उसका जो ब्रेन का लेवल होता है वो 10-20% तक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए इसको हम तैयार कराते हैं। फिर प्रीवियस रिवीजन, यानी कि जो पहले पढ़ चुका है उसको रिवाइज कराते रहना, उसको छोड़ना नहीं। अभी क्या है, अभी सिस्टम ये चलता है, अभी का सिस्टम ये है कि वो क्लास पास हो गया बच्चा, अब पुराना रिवीजन नहीं कराना, अब भूल गया। हाई स्कूल पास करते करते वो 6 से 10th तक सब भूल जाता है। हाई स्कूल जैसे वो पास करता है 6 से 10th तक सब भूल जाता है। और उसकी मेंटलिटी भी क्या होती है बच्चे की, हमें बस केवल क्लास पास करनी, हमें बस केवल एग्जाम पास करना, बढ़िया नंबर लाने। वही जब नौकरी की तैयारी के लिए आगे जाता है तब सब 6 से 10th ही फिर पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं होती। वो जब पढ़ डालता है तब उसको पता चलता है तो सब पढ़ चुके हैं, हाँ तब पढ़ा था, ये पढ़ा था। जो सब भूल जाते हैं वो ये भी नहीं जान पाते हैं कि हाँ ये 6 से 10th में है भी। वो सारी वही चीज़ें हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहें या कुछ भी, उसमें 6 से 10th तक का ही सारा मैटर होता है। तो पुरानी चीज़ें रिवाइज कराते रहना। बहुत सारी चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी क्लास की भी आ जाती हैं, तो वो रिवीजन कराते रहना, उसको रिटेन कराते रहना, उससे बच्चा और मजबूत होता है और अच्छा होता है पढ़ाई में। और जब ये रिवीजन नहीं कराया जाता है तो वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, उसको नई क्लासेस और कठिन लगती हैं, जब कठिन लगती हैं तो ट्यूशन कोचिंग भागता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगता है जब उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो इसमें रिवीजन प्रीवियस होता ही रहेगा हर लेवल पे। फिर इसमें टाइम पीरियड नॉर्मली तो 5 साल का लगता ही है 6 से 10th का। हमारे पास जो बच्चे पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उनको नॉर्मली 2.5 साल, मतलब बिल्कुल जस्ट आधा एवरेज बच्चे को लगता है। मैं एक आपको शायद इस पर भरोसा ना हो, लेकिन 4 महीना ही लगता है एक अच्छे बच्चे को एक क्लास पास करने में, सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसे पढ़ के समझना आता ही है किताब को अच्छे से। वो
जो भी स्किल्स ज़रूरी हैं एक बच्चे को किताब को अच्छे से पढ़ने से, वो सारी उसके पास हैं। आंसर उसको रटने नहीं है, केवल उसको नोट मेकिंग सिखाना है। और नोट मेकिंग भी हम सिखाते हैं बच्चे को, जो एक आईएएस में उसकी प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। हम तो नॉर्मली आईएएस के बच्चे को ही सिखाते हैं सब, लेकिन इन बच्चों को हम अभी से ये सब चीज़ सिखाएंगे। तो ये माइंड मैपिंग एक तरीका होता है नोट्स बनाने का, तो वो माइंड मैपिंग से नोट्स तैयार कराना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पुराना सारा हमको रिवीजन कराना है। तो हम नोट्स को बहुत स्मार्ट नहीं बनाएंगे तो बच्चे का पास बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, तो वो उतना वो रिटेन ही नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से बहुत ही स्मार्ट नोट्स बनवाने होते हैं। तो 4 महीना ही नॉर्मली एक बच्चा लेता है एक क्लास, और ये हमारा प्रूफ्ड है, किया हुआ है बच्चों पे। इसमें ऐसा कुछ भी हम बता नहीं रहे हैं जो प्रूफ्ड नहीं है, बच्चे करते हैं हमारे ऐसा। लेकिन फिर भी हम बढ़ा के 3 साल ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होगा, तो बोर्ड के लिए हम इतना अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें कि हर बच्चे के 90+ नंबर तो आएंगे ही आएंगे। हर बच्चे के नंबर तो कोई इशू ही नहीं है इस तरीके की पढ़ाई में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है लेवल 4। अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे हम डालते हैं काउंसलिंग को। ये काउंसलिंग अपने इंडिया में नहीं चलती है, और चलती भी हो तो मुझे पता नहीं, यूपी में नहीं चलती। जो चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं वो यूपी में आपको नहीं मिलेगी, इसकी तो पूरी हम गारंटी ले सकते हैं। क्योंकि यूपी में मैं खुद दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ 3 जगह मैं खुद पढ़ाया हूँ, अच्छे से देखा हर चीज़। तो जैसे पूरे इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट हैं बहुत अच्छे हैं, जैसे लद्दाख में है, गुजरात में है, रांची में है, तो वो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छे हैं। बाकी यूपी में मैंने अभी तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखा है जिस लेवल का हम दे रहे हैं वो देता हो। तो यहाँ पे आती है काउंसलिंग, ये जापान में चलता है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये बच्चा जो है जब हाई स्कूल पास करता है तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि मान लीजिए उसके सामने 15 अलग अलग तरीके के खाने रखे हैं प्लेट्स में, अलग अलग प्लेट्स में अलग अलग डिशेस हैं। अब वो उसमें से किसी को टेस्ट नहीं किया है, उसने कभी टेस्ट नहीं किया किसी को। उसमें एक मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे विषय हैं। अब उसमें से उसने कोई नहीं चखे हैं उसको, लेकिन ऐसा लगता है उसको, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको गलतफहमी है कि मैथ और साइंस वाले मेरे चखे हैं, क्योंकि हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है, मेरे नंबर अच्छे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो 11th 12th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से असली एकेडमिक पढ़ाई शुरू होती है। एकेडमिक्स वहाँ से शुरू होता है। 10th तक तो केवल जो नॉर्मल प्रैक्टिकल बातें होती हैं, दुनियादारी की एक जो जानकारी होती है, बस उतने तक ही सीमित रहता है। लेकिन एकेडमिक्स पढ़ाई 11th से शुरू होती है और उसका लेवल बिल्कुल ही अलग होता है। तो वो जिस मैथ और साइंस को जानता होता है या सोशल साइंस को, वो बहुत ही अलग होती है। अब यहाँ पे बच्चा यहाँ पे बेवकूफ़ी कर देता है कि उसको लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं ले लूँगा, मेरे नंबर अच्छे थे। घर वाले भी कहते हैं नंबर अच्छे हैं, मैथ लेगा, साइंस लेगा, IIT तैयारी करेगा, नीट करेगा। और एक गलतफहमी और रहती है बच्चों को, जब वो किसी टीचर पास पढ़ने जाते हैं और उसके पहले मान लीजिए कोई बच्चा है फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने गया, और वैसे उसका ज़्यादा मन नहीं लगता उसको पढ़ने में। कोई टीचर है बहुत अच्छे से पढ़ाया समझाया, उसका बच्चे को मन लगने लगा। अब बच्चे के अंदर गलतफहमी आ जाती है कि उसका उस सब्जेक्ट में बड़ा मन लग रहा है, जबकि असलियत ये होती है उस टीचर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से उसका मन लग रहा है। बच्चे का मन अगर लग रहा है तो वो खुद से उस चीज़ को पढ़ के समझेगा, उसका तब अगर मन लग रहा है तब जानिए कि उसको वो चीज़ पसंद है। वहाँ पे होता है टीचर का प्रेजेंटेशन उसे पसंद है, लेकिन उसे लगता है नहीं हमको ये विषय अच्छा लगता है, वो ले लेता है। जब वो टीचर उस चीज़ को नहीं पढ़ा रहा है तो धीरे धीरे छोड़ देता है बाद में। तो ये तो बहुत जनरल सी बातें हैं। अब इसमें जो मेन बात मैं बता रहा था कि अब अलग अलग तरीके की प्लेट्स हैं, अलग अलग खाने हैं, सबका टेस्ट अलग है। अब उसे गेस करना है कि मुझे 11th में कौन लेना है। तो गेस कैसे करता है? मैथ में अच्छे नंबर है, साइंस में अच्छे नंबर हैं, ले लेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ में अच्छे नहीं है, साइंस में ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर उसके बाद या कंप्यूटर ले लिया अगर मैथ अच्छी है। फिर मैथ और साइंस दोनों बेकार हैं या एवरेज हैं तो ले लेगा कॉमर्स, कि आर्ट्स में इज्जत नहीं है, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में लोग हंसेंगे, मजाक बना। सोसाइटी में लोगों का भी नॉलेज का वो लेवल नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर बच्चे ने 11th में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले लिए तो वो बेकार है। बच्चे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वाकई में इसकी वजह से लेते हैं, ऐसा नहीं, ये बात गलत है, लेकिन इसकी वजह से ये विषय ख़राब नहीं हो जाता या इनका पोटेंशियल कम नहीं हो जाता, ये भी उतना ही ज़रूरी। अब यहाँ पे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, कोई भी यहाँ पे समझदारी का, केवल गेस वर्क है कि हमको ये इतनी प्लेट्स में से कौन सा अच्छा लगेगा, केवल गेस वर्क। तो इस गेस वर्क में कितने % लोगों का सही होता है? नॉर्मली 10%। फिर वो 12th के बाद या तो छोड़ देंगे या ग्रेजुएशन के बाद या कभी ना कभी। एक जो सर्वे होते रहते हैं वो सर्वे बताते हैं कि मोर देन 80%, 80% के ऊपर व्यक्ति जिसने या तो इंटर में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन या कभी भी 10वीं के बाद जिस सब्जेक्ट को लिया था, चुना था, वो उस फील्ड में काम नहीं करता। इसकी दिक्कत क्यों होती है? यहीं पे इसी गेस वर्क की वजह से। ये जो सिस्टम है यहीं पे ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। अब ये है क्या काउंसलिंग? यहाँ पे काउंसलिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चे को मेंटली क्लियर कर देना कि उसके लिए बेस्ट क्या है। बच्चे आते हैं यहाँ पे, नीट की तैयारी करना है, IIT करना है, और वो कहते हैं कि सर हमारे लिए, हमको ये सबसे अच्छा लगा। हमने कहा इसके अलावा आपको क्या पता है? कुछ नहीं, IAS बनना है। और क्या पता है? IAS के अलावा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं है, वो बेस्ट है। बेस्ट तो तब होता है ना जब 3-4 चीज़ें आपको पता हो। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई और काउंसलिंग और डिसीजन मेकिंग का लेवल बहुत ही बुरा है। तो यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट्स को टेस्ट कराते हैं। जैसे सभी प्लेट्स में खाना रखा है, हमने कहा बच्चे से आप टेस्ट करो सबको,
सभी को आप टेस्ट करोगे, 2-2 चम्मच सबसे खाइए, आप जान जाओगे आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन लग रहा है। अब ये जो सबसे टेस्टी आपको लगा, आप श्योर हैं कि ये 3-4 प्लेट्स का खाना सबसे टेस्टी मेरे लिए, वो आपने ले लिए। अब यहाँ पे श्योरिटी 90% के भी ऊपर है, 100 भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन 90% श्योरिटी ज़रूर है कि वो 90% बच्चे सही चीज़ को चुन रहे हैं। अब यहाँ पे उसने टेस्ट किया है तो सब्जेक्ट्स को टेस्ट कराना उसका एक प्रोसीजर है हमारा, उस तरीके से उसको हम कराते हैं। दूसरा, इस काउंसलिंग का एक फ़ायदा तो ये है ही कि वो टेस्ट कर लेता है, उसको एक्सपीरियंस कर लेता है मेरे लिए सबसे सही क्या है विषय। दूसरी चीज़ ये होती है जब उसे हर विषय का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है तो उसके अंदर जो मैच्योरिटी का लेवल आता है, जो वो इंटरकनेक्शन कर पाता है हर सब्जेक्ट्स का दूसरे के साथ, वो नॉर्मली जो पढ़ाई आज के समय में चल रही है उसमें बच्चा नहीं कर सकता। हर विषय एक दूसरे से जुड़ा है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बिजनेस रिलेटेड एवरीथिंग सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता क्योंकि ये हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं पढ़ाई का। तो ये 2 बहुत बेसिक बातें हैं जो इससे काउंसलिंग से बच्चे को फ़ायदा मिलता है। फिर यहाँ से हम साथ में जो इंटरनेशनली पूरे विश्व में जो बहुत ही स्टैंडर्ड किताबें चलती हैं उसमें से एक प्रकाशन जो मुझे बहुत पसंद है पब्लिकेशन, वो है डीके पब्लिकेशन, चाइना में प्रकाशित होता है, ब्रिटेन में भी इसकी बुक्स चलती हैं। तो ये जो है इसकी बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की एक बुक्स है, वो हिस्टोरिकली इतिहास से पकड़ करके वो हर चीज़ को समझाते हैं, मैथ्स को, साइंस को, एवरी सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स को। तो बहुत ही पसंदीदा ये बुक्स हैं मेरी, तो ये बच्चे को बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पे जब वो इतना कर लेता है तो यहाँ पे वो अपना टारगेट सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे बच्चा क्या बनना चाहता है ये सवाल नहीं है, हम बच्चों से पूछते हैं तुम बेटा क्या बनना चाहते हो, सवाल गलत है। तुम बेटा करना क्या चाहते हो, करना क्या पसंद है तुम्हें, असली सवाल ये है। प्रेजेंट में वो क्या करना पसंद कर रहा है, वो अगर आप जान जाएंगे तो वो क्या बनेगा वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जब वो डॉक्टरी का डी नहीं जानता है तो आप उसको डॉक्टर बनना चाहता है, जब उसको IAS का फुल फॉर्म नहीं पता है तब वो IAS बनना चाहता है। ये तो कहीं सुन लिया, किसी मूवी में देख लिया, घर में रिश्तेदारी में किसी ने कह दिया, उसको अच्छा लग गया, हम बस यही बनना चाहते हैं। ये समस्या बहुत होती है आगे चल के। यहाँ पे हम टारगेट सिलेक्शन जब कराएंगे बच्चे का तो उसका किस में मन लग रहा है, वो करना क्या पसंद, क्योंकि जब आपको जो चीज़ आपको करना नहीं पसंद होगा वो बन कैसे जाओगे। फिर उसके बाद उस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको क्रिकेट मान लीजिए खेलना पसंद है, उसमें भी सिलेक्शन होता है, आप बॉलर बनोगे, बैट्समैन बनोगे। पहले तो आप सेलेक्ट करें हमको स्पोर्ट पसंद है, फिर कौन सा स्पोर्ट, फिर उसमें मान लीजिए क्रिकेट, तो क्रिकेट में फिर क्या। तो बहुत सारे इंटरनल सिलेक्शन होते हैं, सेक्शंस होते हैं जिनमें आपको समझना है, जानना है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है मुझे खेल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो बहुत है। फिर इसके बाद हमने रीडिंग, इंग्लिश और हिंदी, राइटिंग इस सब सिखा दिया, कंपोजिशन। अब यहाँ पे इस लेवल पे स्पीकिंग सिखाना, तैयार करना, कम्युनिकेशन स्किल। साथ में सोचना और डिसीजन मेकिंग लेना। सोचना और डिसीजन मेकिंग अलग नहीं है। हमारे यहाँ सोसाइटी में बचपन से ऐसे बोलो, ऐसे पहनो, ऐसे चलो, ये सब सिखाया जाता है, लेकिन सोचो कैसे, जो सबसे मेन बात है वो कोई नहीं बताता। क्योंकि किसी भी बात और काम की जो जड़ होती है वो तो सोच ही होती है, और उसी से डिसीजन मेकिंग करता है एक इंसान, और वो डिसीजन मेकिंग ही उसको आगे चल के फ़ायदा या नुकसान देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। फिर उसके बाद एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, इस उम्र में। और फिर प्रीवियस रिवीजन, जो कि प्रीवियसली जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करवाना। एडल्ट एजुकेशन में केवल सेक्स एजुकेशन नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडल्ट्स के जो बहुत सारे इशू होते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं चाहते हैं, जो एक जनरेशन गैप की प्रॉब्लम्स होती है, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं एडल्ट एजुकेशन में, इसमें केवल सेक्स एजुकेशन नहीं है, सेक्स एजुकेशन इसका एक पार्ट है केवल। तो वो सब चीज़ों को अच्छे से बच्चे को प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे मान लीजिए बच्चे का हमने एरिया देख लिया, किस एरिया में उसको इंटरेस्ट है। फिर उसमें हम उसका लेवल भी देख लेंगे साथ ही में कि बच्चे का लेवल क्या है, वो कितने तक पहुँच पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, उसमें उसका लॉ में इंटरेस्ट है, ऐसे समझिए, मान लीजिए उसका लॉ में इंटरेस्ट है, हमने उसको लॉ पढ़ाया, ज्यूरिसडिक्शन पढ़ाया। लॉ में जो सबसे मेन विषय है वो ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसने पढ़ा, लॉ क्या होता है, क्यों है, ये सब समझ में आया, उसको इंटरेस्ट आ गया मान लीजिए। अब लॉ में 3-4 फील्ड है। पहला, वो एक प्रोफेशनल वकील बन सकता है, वकालत कर सकता है। दूसरा, कहीं वो प्राइवेट में सलाहकार बन सकता है, लीगल एडवाइज़र। जज बन सकता है, तीसरा भाई जज। चौथा, PCJ और हायर जुडिशरी से। चौथा, वो पुलिस में जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम। अब इसमें बच्चे की कदकाठी, उसका खेल कूद में इंटरेस्ट कैसा है, वहाँ से भी सब बहुत चीज़ें समझ में आएंगी और आती हैं हम लोगों को। हमने बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर किया है कि लाइफ में आपको किस फील्ड में किस लेवल का तैयारी करना है। तो यहाँ से बच्चे का फील्ड, उसका एरिया और उसका लेवल दोनों सेलेक्ट हो गए। अब पुलिस में मान लीजिए वो जाने लायक है, तो उसमें अब अच्छा है तो IPS कम अच्छा है, तो फिर जो PCS के एग्ज़ाम से फिर पुलिस सर्विस में जाता है, SP से नीचे की पोस्ट, तो DSP बनता है उसमें वो। फिर उसके बाद SI, फिर बहुत बेकार है पढ़ने, मान लीजिए कदकाठी, खेल कूद में अच्छा है, तो कांस्टेबल और सिपाही, मतलब जैसा बच्चा है। खेल कूद में मान लीजिए बहुत अच्छा है तो फिर कोशिश की जाए कि उसे खेल कूद में ही निकाला जाए। तो इस तरीके से उसका लेवल और उसका एरिया दोनों यहीं से क्लियर। अब यहीं पे उसका टारगेट बना दिया गया। तो टारगेट में जो मेन है वो केवल लिखे हैं, IIT, नीट, सिविल सर्विसेज, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी हम हर चीज़ के लिए बच्चे तैयार करेंगे जिस फील्ड में जा, क्योंकि अब तो
इस लेवल का अगर बच्चा तैयार है तो वो कुछ भी तैयार कर लेगा, कुछ भी। उसको सेलेक्ट होने के लिए कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हम यहाँ से सपोर्ट दे रहे हैं, तैयार करा रहे हैं, और आशा फाउंडेशन सिलेक्शन के लिए काम अलग से भी करती रहेगी, और ये इंस्टीट्यूट, ये स्कूल भी, तुलसी मेमोरियल स्कूल TMS, ये भी इसके लिए काम करता ही रहेगा। तो यहीं से बच्चे को कोशिश की जाएगी कि जो बच्चे, अब उनको शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये सब आता ही है, हमने देखा बच्चे को हल्का लेवल है, उसको अब 12th के बाद ही जॉब करवा देना है। अभी उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आ रही, बाद में देखा जाएगा 5 साल 6 साल बाद अगर उसमें मैच्योरिटी आती है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ चीज़ें होती हैं समय के साथ कुछ बच्चों के अंदर आती हैं। लेकिन अभी का जो लेवल है उस हिसाब से उसको लगा दिया, फिर बाद में देखा गया जो अच्छे बच्चों का लेवल है उनको उस हिसाब से तैयार किया गया। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे IIT है, नीट है, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उसकी तैयारी करने लोग बड़े बड़े शहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, कोटा, दिल्ली, यहाँ वहाँ लाखों रुपया फूकते हैं, समय बर्बाद करते हैं। जिस लेवल की पढ़ाई, जिस लेवल की तैयारी हम यहाँ देते हैं, उस लेवल की तैयारी कहीं कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बच्चे को तो मेहनत करनी है, खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे समझाने वाली बात ये होती है कि अगर सही तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, सही तरीके से तैयारी कर रहा है, तो वो यहाँ भी सेलेक्ट होगा, कोटा जाने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे खाना है, अब खाना सही तरीके से बनाओगे तो यहाँ भी टेस्टी बनेगा, वहाँ भी। गलत तरीके से बनाओगे तो यहाँ भी नहीं बनेगा बढ़िया, वहाँ भी नहीं बनेगा बढ़िया। तो वो चीज़ बच्चे को समझ में आ जाएगी जब वो इस लेवल से पढ़ाई करेगा, और इससे पेरेंट्स के पैसे, बच्चे का समय, ये सब बचेगा, और सिलेक्शन का जो रेशियो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें नॉर्मली स्कूल्स लेते हैं 2 साल, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 3 साल, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से सारी दिशा तय हो जाती है, सारी दशा तय हो जाती है बच्चे की। फिर यहाँ के बाद प्रीवियस रिवीजन इस लेवल पे, और फिर उसके बाद लेवल 5। अब लेवल 5 में UPSC का सिलेबस, अब सिलेबस में पूरा सिलेबस नहीं, केवल GS के जो 4 मेंस के पेपर होते हैं। अब देखिए हमारा जो बच्चा है, अब लेवल 5 में थोड़ा एक बात और समझाने वाली है कि हमारा जो बच्चा है वो जब हाई स्कूल में होगा, स्कूल के हिसाब से, मतलब मार्कशीट के हिसाब से, तब वो होगा लेवल 5 पे। क्यों? क्योंकि इधर 2 साल ये यहाँ पे बच रहे हैं, जो 2 साल ये यहाँ पे बच रहे हैं, 1 साल ये यहाँ पे मिनिमम बच रहा है, तो 5 साल तो ये आगे बच्चे में ऐड हो जाएंगे। तो वो इस टाइम पीरियड पे होगा, लेवल 5 पे जब वो होगा तब वो होगा 11th या 12th में, इस टाइम पे वो 11th में होगा। तो लेवल 5 में जब वो होगा तब वो 11th में होगा। इस लेवल तक की पढ़ाई उसकी हाई स्कूल तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर दूसरी बात कि इसमें GS के जो 4 पेपर हैं, तो कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, 4 पेपर कैसे करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ज्योग्राफी है तो वो 11th 12th की पहले ही पढ़ चुका, सोशियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें, बेसिक लेवल जो UPSC की तैयारी होती है तो वो बेसिक चीज़ें 11th 12th तक की NCERT पढ़ने से हो जाता है क्लियर। फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़नी होती हैं, बस उतना बहुत है। ये पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब मैं IAS की प्रिपरेशन करता था तो मैंने देखा कि ये तो बहुत जनरल बातें हैं, ये पढ़ाई में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है IAS, ये बहुत जनरल, ये बस मेहनत का काम है, आपको डेडिकेटेड होकर रोज़ मेहनत करनी है। बाकी ये कोई कठिन या कह लीजिए बहुत ही विरल काम नहीं है, बहुत ही रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि हाँ कोई सेलेक्ट नहीं कर पाए। ये जनरल बातें होती हैं उसमें, IAS के सिलेबस में हर इंसान को पता होना चाहिए। एक अच्छा नागरिक होने के लिए, अपने अधिकार जानने के लिए, एक जागरूक व्यक्ति बनने के लिए इतना पता ही होना चाहिए, ताकि आप रीजनल और इंटरनेशनल, यूनिवर्सल पॉलिटिक्स और हर चीज़ को आप समझ सकें अच्छे से। तो इसके लिए 4 पेपर, और इसमें चौथा पेपर जो इथिक्स का होता है उसमें सोशल वैल्यूज़, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मोरल साइंस, हर चीज़ कवर हो जाती है इथिक्स के पेपर में। 4 नंबर पेपर होता है GS का। तो ये ज़रूरी है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ ह्यूमन इशूज़, दुनियावी जीवन में जो इशूज़ हैं उनको समझने के लिए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानना, समझना, उनके सोल्यूशन के बारे में सोचना, एक तरीके से आपके दिमाग को एक्टिव करना। फिर जो आपका टारगेट सेलेक्ट हुआ है लेवल 4 में, उसकी प्रिपरेशन, अब यहाँ पे टारगेट की प्रिपरेशन है, तो यहाँ पे टारगेट कोर्स की तरह उसको तैयार करना बच्चे को, जब बच्चा 11th में ही है, क्योंकि 10th तक वो 12th तक सब पढ़ चुका है। अब 11th में वो अपने टारगेट की तैयारी कर रहा है। जैसे मान लीजिए IIT के बच्चा तैयारी कर रहा है, वो उसके लायक है, वो हम सेलेक्ट करेंगे, हम और बच्चा मिलकर, हम बच्चा और पेरेंट्स मिलकर सेलेक्ट करेंगे कि बच्चे का क्या एरिया और क्या लेवल है, और उसको तैयार करना। तो 11th में 1 साल में उसकी तैयारी हो जाएगी, जब उसका 12th तक सब कंप्लीट है, अच्छे से सब याद भी है, केवल पढ़ा या पास नहीं किया क्लास, उसे याद भी है, सब समझा भी है, सब वो पढ़ा भी सकता है वो सब इस लेवल का। तो उसको 1 साल नॉर्मली लगेगा IIT की तैयारी को, तो 11th पास करते करते उसकी IIT प्रिपरेशन हो जाएगी। एक मॉक पेपर कराएंगे, जैसे उस साल मान लीजिए 2021 चल रहा है अभी, तो 2022 में पेपर हुआ IIT का, तो हमारा बच्चा मान लीजिए 11th में, तो हमने उसको तैयार जब करा दिया तो उसको हमने मॉक टेस्ट कराया, उसी का जो ओरिजिनल पेपर, असली पेपर, बस वो इंस्टीट्यूट में बैठ के वो पेपर दे रहा है, ना कि वहाँ एग्ज़ाम के हॉल में बैठ के। अब उस चीज़ को हमने देखा कि हमारे बच्चे जो हैं किस लेवल पे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो सेलेक्टेड होंगे, जिनका नाम आ रहा है, बस उन पर क्या मेहनत करनी है, उनको रैंक सुधारनी है अपनी, अच्छी रैंक आ जाए। कुछ होंगे तो 4, 6, 10 नंबर से, 20 नंबर से रह रहे होंगे, तो उन पर मेहनत की जाएगी कि आप अच्छी रैंक के लिए ना प्रयास करें, आप बस केवल सिलेक्शन के लिए प्रयास करें।
फिर उसके बाद जो ज़्यादा नंबर से कम रह रहे हैं उनको IIIT या IEEE या NIT या कुछ अलग की तैयारी कराना, और जो ज़्यादा नंबर से रह रहे हैं उनको फिर भी वो जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, उनका इंटरेस्ट हम देख रहे हैं लेकिन वो लेवल नहीं है, तो अब एरिया सही है बस लेवल कम है, तो फिर पॉलिटेक्निक UPTU इसकी तैयारी करा देना। इस तरीके से जब बच्चे को तैयार किया जाएगा तो सारे बच्चे अपनी सही जगह पे सही समय पर पहुंच जाएंगे। तो ये टारगेट प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। अगले साल जब 12th पास करेंगे वो सब अपनी अपनी जगह पे सिलेक्टेड बैठे होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा समय लगता ही लगता है, जैसे सिविल सर्विसेज ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो जब तक 3 साल ग्रेजुएशन किया अब उसका सिलेबस तो तैयारी हो जाएगा, सीधी सी बात है 1 साल में। अब 12th के बाद बस उसे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बस, मॉक टेस्ट, और हर साल जब पेपर हो तो उसका पेपर इंस्टीट्यूट में बैठ के देना। फिर उसके बाद अन्य चीज़ों पर वर्क करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्किल्स हैं जो हम यहाँ पे बच्चों को देंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, सभी बच्चों को नहीं उसके लिए रखा जाएगा, तो वो चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं। फिर न्यूज़पेपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट 12th के बाद होता है, बहुत लोग समझते हैं ग्रेजुएशन के बाद होता है, ऐसा नहीं, 12th के बाद होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका, उसकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो जब UPSC का सिलेबस पढ़ेगा बच्चा तो साथ ही में उसको साथ में तैयार कराना, समझाना, ताकि वो सब इशूज़ को अच्छे से समझ सके, एड्रेस कर सके। फिर प्रीवियस रिवीजन, वो तो सेम एज बिफोर जैसा सब है। इसमें नॉर्मली जो है अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, गैप ले रहा है, या वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो 5 से 10 साल का समय लेता है तैयारी किया, या तो 12th के बाद तैयारी करता है तो 1-2 साल ले लेता है, फिर ग्रेजुएशन वही सब करता है, सेलेक्ट नहीं होता है तब तो ना जाने कितना समय ले ले, तो नॉर्मली 5 से 10 साल का समय लेते हैं बच्चे। हमारे यहाँ ये बच्चा समय लेगा अधिकतम 3 साल, लेकिन फिर भी मैं बढ़ा के 5 साल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए उसने BA किया 3 ईयर वाला तो 3 साल लगेगा ही लगेगा, और अगर 4 ईयर वाला कर लिया या इंटीग्रेटेड कर लिया तो 5 साल, लेकिन उसके बाद उसको अलग से कुछ नहीं देना, वो सिलेक्टेड होगा ही होगा, वो बच्चा निकलेगा जैसे ही सिलेक्ट होगा, जैसे ही उसकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी वो सिलेक्ट होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो हम तैयार करेंगे बच्चों को तो इनको बिल्कुल फैक्ट्री के मजदूर जब आज से 100 साल 150 साल पहले काम करवाते थे 12-14 घंटा ज़बरदस्ती कोड़े मार के, ऐसा कुछ नहीं। हम कभी भी अपने इंस्टीट्यूट में डंडे का प्रयोग नहीं करते हैं, पढ़ाने के लिए कभी नहीं। कोई बच्चा बदतमीजी करे, डिसिप्लिन तोड़े तो उसको डांट मार है, बाकी पढ़ने के लिए उसे कभी नहीं डांटा मारा जाता, वो सुना ना पाए कभी डांटा मारा नहीं जाता, समझ ना पाए 4 बार 5 बार कभी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम बच्चे को टॉर्चर करेंगे या वो मन से पढ़ेगा, हमारी खासियत है, हमने जो इतनी सारी बातें बताई उसमें एक ये भी बात है वो मन से पढ़ने लगेगा। शुरुआत में उसको दिक्कत हो सकती है, अगर उसने कभी पढ़ा नहीं है मन से, उसको कुछ आता नहीं है तो हो सकता है उसे 1-2 महीने 4 महीने दिक्कत आए, लेकिन फिर उसका मन लगने लगेगा। इतनी साइकोलॉजिकल पढ़ाई हमारी है, इसका हमें पूरा भरोसा है। फिर नेक्स्ट लेवल जो आता है ये लेवल 6 फाइनल लेवल है, इसका टाइम पीरियड कोई नहीं, तो यहाँ पे लिखा नहीं। ये जब आपको जैसे भगवान बुद्ध निकल गए घर से, महावीर स्वामी निकल गए घर से, अब उनको नहीं पता था वो कब बुद्ध बनेंगे और वो कब महावीर बनेंगे, लेकिन बस क्या है उनके पास एक इच्छा शक्ति, एक नॉलेज और एक दिशा, बस वो उस पर चल रहे हैं। यहाँ पे इतना तैयार करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे हमारे, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं है कि उनका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे का मतलब है जिनके अंदर इमोशंस भी बहुत अच्छे हैं, उन बच्चों को ही केवल इस लेवल पर तैयार किया जाएगा। अगर हम देखेंगे बच्चे के इमोशंस नहीं है, वो संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो कल को अगर वो कुछ बड़ा बन जाएगा तो नुकसान ही करेगा सोसाइटी का। यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा अच्छा है, संवेदनशील है, सोशल है, तो उसी बच्चे को केवल हम लेवल 6 की प्रिपरेशन कराएंगे, बाकी और किसी बच्चे को इसकी प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी। तो इसमें 2 बातें होती हैं जिस पे बेस है पूरी देश की उन्नति, पूरे समाज की उन्नति, विकास, जिस चीज़ को आज के समय में कोई नहीं समझना चाहता है, नहीं समझ रहा है। अगर एक व्यक्ति इस स्तर का हो जाए कि वो प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सके, समाज की जो दिक्कतें हैं, दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, और उनका सोल्यूशन भी निकाल पाए, तो अगर एक कंट्री में ऐसे 100 लोग भी तैयार हो जाएं तो वो अमेरिका को पीछे कर देगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। क्योंकि यही वो चीज़ है जिस चीज़ से आपको एक बहुत बड़ा बिलियंस का एक जो बिजनेस खड़ा होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो आती है, उस चीज़ को यहीं से तैयार किया जाता है। और जो सोसाइटी का जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन एक इंसान कर सकता है, वो कर सकता है कुछ नया देके, कुछ बेहतर देके। जब मैं IAS की प्रिपरेशन करता था तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, फिर धीरे धीरे IAS की पढ़ाई करते करते उसमें ही लिखा, जो पढ़ा समझा उसमें ही साफ साफ ये समझ में आ रहा कि भाई नौकरी करने से देश पीछे जाता है, नौकरी करने से कुछ नहीं होता, विकास नहीं होता। आप काम करते हो, ठीक है, योगदान देते हो, लेकिन असली योगदान कहाँ से आता है? सब पूरा आप देखिए, जो लोग IAS की प्रिपरेशन करते होंगे, पढ़ते होंगे, देखिए ये यहाँ से वहाँ बिजनेस डील, ये वहाँ से वो कॉमर्स का काम हो रहा है, सारा बिजनेस पे ही फोकस। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही रीढ़ है विकास की, इनोवेशन ही रीढ़ है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पर बेस्ड बिजनेस, यही सब विकास करते हैं। जिस देश में ये सब चीज़ें, क्या अमेरिका में गरीब लोग नहीं हैं? वहाँ झोपड़पट्टियाँ नहीं होंगी, यूरोप में नहीं होगी, कोई भी चाइना में नहीं होगी, सब कहीं होंगी। लेकिन कुछ सेलेक्टेड पर्सन, अगर आप एक कंट्री तैयार कर लेती है, कुछ 100 लोग जो इस लेवल के हैं, आप अमेरिका की ऊपर की टॉप की 100 कंपनी हटा दीजिए, अब वो किसी दूसरे देश की होती तो वो आज देश सुपर पावर होता, चाइना के ऐसे ही। आप इस लेवल का अगर बच्चा तैयार कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से, बस फिर कुछ नहीं करना आपको, फिर एक माहौल बन जाता है, फिर वो लीड करते हैं आगे और एक चैन बन जाती है, फिर उसके बाद कुछ करना ही नहीं होता है। एक मेंटलिटी जो है कि नहीं सरकारी नौकरी, बस आराम की ज़िंदगी, बस। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो छोटी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा ही नहीं।
तो ये सब बच्चों के लिए नहीं है लेवल 6, लेवल 5 तक सब बच्चों के लिए है। ये बहुत ही मोटी मोटी और बहुत कम बातें मैंने इसमें बताई। मैंने कहा ये वीडियो कितना भी मैं बड़ा बना दूँ, सारी बातें समझाई जा ही नहीं सकती, गागर में सागर भरने जैसा होगा। एक दूसरा वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा कि हम पढ़ाने का हमारा तरीका क्या है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर लोग इसके लिए डिमांड करेंगे कि आपका क्या तरीका है, कैसे आप तैयार करेंगे ये सब इतने कम समय में और इतना कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम ये कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो उसको लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। इस वीडियो को देख करके आप इसमें अपना फीडबैक दीजिए, जो कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो वो पूछिए, और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपका बच्चा अगर हमारे पास है तो उसे कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। अभी का जो समाज में चल रहा है व्यवस्था कि वो 11वीं में है या 12वीं में है, वो झूला लेके दौड़ रहा है, कभी इस कोचिंग कहीं उस कोचिंग, और जब कुछ डिसीजन लेना होता है कि आप करें क्या 12वीं के बाद, तो रिश्तेदारों से पूछ रहा है, घर वालों से पूछ रहा है, जहाँ झोला लेके दौड़ रहा है वहाँ पूछ ही नहीं रहा, बैग लेके जहाँ दौड़ा वहाँ नहीं पूछ रहा, 4 जगह दौड़ रहा, 3 जगह दौड़ रहा है, वो दौड़ ही रहा, टाइम काट रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे बच्चे दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुद को टॉर्चर, रिजल्ट कुछ नहीं। हम बच्चे को केवल 6 घंटे पढ़ाएंगे, उसके ऊपर नहीं, और उस 6 घंटे में बच्चा जो रिजल्ट देगा वो, या जो बच्चे हमारे दे रहे हैं, दे चुके हैं, वो आपके सामने होगा। तो इसके लिए कोई प्रमाण देने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई बात कहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।